हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे सभी लोग। आज हमारा चैप्टर है 3। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड जो था लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने पूरी 6 क्लास की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है हमारे अतीत, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। तो डेली आपको शाम 8 बजे वीडियो मिल जाएगी। अभी हम 6 क्लास की हिस्ट्री जो है हमारे अतीत वही पूरा कवर करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो आरंभिक नगर। क्या नाम है? तो आरंभिक नगर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कब, कहाँ और कैसे, और खाद्य वाला पढ़ चुके हैं। और अब हम क्या पढ़ेंगे? और उत्पादन कैसे हुआ। ठीक है, आखेट खाद्य सामग्री और उसका उत्पादन कैसे हुआ, ये सब हमारा चैप्टर नंबर 2 था। और 3 आज हमारा है आरंभिक नगर। ठीक है, नगरों की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज में, ये किसकी इमेज है? तो ये हरप्रीत और जसपाल की इमेज दी गई है। ठीक है, तो क्या होता है? पुराने भवन का संरक्षण। ठीक है, जसपाल और हरप्रीत जो है ये अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे क्या कहते थे? तो भूतहा घर कहा करते थे। गली के बच्चे के उसे क्या कहते थे? भूतिया घर कहा करते थे। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो उस घर की तारीफ कर रहे थे। तो एक ने पता क्या तारीफ में कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? तो दूसरी महिला ने भी यही कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। जब ये सब बातें सुनकर जसपाल और जो हरप्रीत थे वह सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को आखिर इतना लगाव क्यों है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कि लोगों को पुरानी चीज़ों से इतना लगाव मतलब क्यों था, ऐसे घरों से क्या था। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है हड़प्पा की कहानी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हड़प्पा की कहानी। ठीक है, तो हड़प्पा की कहानी क्या है फ्रेंड्स? अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जो भी इमारतें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ कहानियाँ तो छिपी होती हैं। आपने अक्सर देखा है, कोई पुराना मकान हो तो वहाँ पे किसी की यादें होती है कि हाँ इस मकान में ये इंसान रहता था, काफ़ी टाइम हो गया। तो किसी न किसी इमारत से किसी न किसी की यादें तो जुड़ी ही होती हो। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, इस समय कहाँ है? तो प्रेजेंट टाइम में हड़प्पा स्थल जो है फिर पाकिस्तान में है। तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। और फ्रेंड्स, ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें जो थी ये पूरी तरह से क्या हो गई? तो नष्ट हो गई पूरी तरह से। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर जो है ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातनों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो सबसे पहले मतलब कौन सी इमारत खोजी गई थी? तो हड़प्पा। ठीक है, और खुदाई भी किसकी हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है? हड़प्पा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है पॉइंट। देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, तो इन नगरों की विशेषता क्या थी कि इन नगरों से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो यह पश्चिमी भाग जो था वह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। जो पश्चिमी भाग होता था वह कैसा होता था? छोटा होता था लेकिन वह ऊंचाई पर बना हुआ होता था। और जो पूर्वी हिस्सा होता था ये बड़ा होता था, लेकिन ये जो बना होता था वह निचले इलाके में बना हुआ होता था। और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? तो नगर दुर्ग कहा है। और निचले वाले हिस्से को क्या कहा है? निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां जो है पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, आप लोग याद रखना, हड़प्पा खुदाई में जो थी वह क्या थी? तो चारदीवारियां जो थी वो पक्की ईंटों की हुआ करती थी। और इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी नहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कौन? तो हड़प्पा नगरवासी। ठीक है,
आगे देखिए, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था? तो तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में है। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत जो है वह चढ़ाई गई थी। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। मतलब इस सरोवर में दोनों तरफ से उतर सकते थे, और जिसमें क्या बनी थी? सीढ़ियां बनी थी। और फ्रेंड्स क्या था? चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। कुएं में जब पानी निकाला आता था उसके बाद उपयोग कर लिया जाता था, फिर इस कुएं को खाली कर दिया जाता था। ठीक है, और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, इसीलिए स्नानागार नाम दिया है पुरातत्वविदों ने। और फ्रेंड्स कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। और जो कालीबंगा और लोथल है, यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है। और जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, अग्निकुंड मिले, वहाँ पे क्या होता था? यज्ञ किए जाते थे, किए जाते होंगे मतलब। ठीक है, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है, तो जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे स्थल हैं, यहाँ से क्या मिला इन नगरों से? तो यहाँ से भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे की पॉइंट्स छूट जाते हैं वह आप लोग देखिएगा। ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान में, यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया। अब यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया जिसमें दिखाया गया है कि ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, और पत्थर के वांट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि जो है ये सब खुदाई में मिले हैं। अब आपको मानचित्र में दिखा देते हैं जो भी है, ये नगर दिखा देते हैं। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर जो है वह हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा। ठीक है, ये क्या है? राखीगढ़ी। ये सब नगर हैं जो कि आरंभिक नगर हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप के। और क्या है? गावेरी वाला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है, सोतकाहो है, चंदहूड़ है। ठीक है, धोलावीरा है, और क्या है? सुरकोतदा है, लोथल है। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर हैं। क्या है? आरंभिक नगर हैं। ठीक है, ये मानचित्र दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे? भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ये क्या है? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार दिखाया गया है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये है। ठीक है, इस टाइप का हो है महान स्नानागार, जो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अगर आप पूरी एनसीईआरटी कर लेते हैं तो जीएस आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही हेल्पफुल होगी। और प्रेजेंट टाइम में 7 जुलाई को सीटीएट का एग्ज़ाम है, तब भी आपके लिए एनसीईआरटी है जो बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये क्या है? तो ये महान स्नानागार है, इमेज आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे हड़प्पा के नगरों में ईंटों की जो चिनाई थी वो भी आपको दिखाएंगे। देखिएगा इमेज ऐसी है, ऐसे चिनाई की जाती थी। उससे पहले जो भवन और नाले और सड़कें, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भवन, नाले और सड़कें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, जूम आउट कर लेते हैं। ये है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। कैसे होते थे? तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। क्या होता था? तो नहाने के लिए एक अलग से स्नानागार बनाया जाता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। और कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है वह आसानी से बह सके। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से क्या होता था? तो सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो कि बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो था वह योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, घर और नालों का जो ढलान था वो नालियाँ इस टाइप से बनाई जाती थी कि उनमें पानी भी ना रुके, और बहुत ही मतलब योजनाबद्ध तरीके से ये सारे काम किए
किए जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई होती थी वह इस तरह से की जाती थी, ठीक है। और ये जो होते थे ये ज़्यादा मतलब वैसे नहीं होते थे। इन नगरों में क्या हुआ करता था, तो ये नगर जो होते 1 या 2 ही मंजिला हुआ करते थे, देख सकते हैं आप इमेज में, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे करके चिनाई जो है वह की जाती थी। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट क्या है, नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन कैसा था, देखिए इमेज भी दी गई है, आप लोग इमेज के भी माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो नगरीय जीवन था वह कैसा हुआ करता था, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक जो है लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को क्या करते थे, तो कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और फ्रेंड्स इन नगरों में लिपिक भी होते थे। क्या होते थे, तो इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। और लोग जो थे यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। और क्या लाते थे साथ में, तो सुदूर देशों में जाते थे और वहाँ की किस्से कहानियाँ और जो उपयोगी वस्तुएं होती थी वह अपने साथ लाया करते थे। और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे हड़प्पा सभ्यता में। तो अभी इस चित्र में जो सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और ऊपर एक कुआं दिखाया गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये सड़क बनाई गई है, उसके ऊपर नाला बना हुआ है जो कि ढका हुआ होता था। देखिएगा ध्यान से आप लोग पूरी इमेज देखिएगा, इस तरह से नाले एकदम सीधी लाइन में बने हुए होते थे और यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके ढके हुए हुआ करते थे, ठीक है। इसके ऊपर एक कुआं भी बनाया जाता था, इस तरह के ये कुआं हुआ करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको दिखाया गया है कि इस यहाँ बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। अब आपको दिखाते हैं कैसी मोहर हुआ करती थी और इसके जो चिन्ह होते हैं ये खास लिपि में होते हैं। देखो यहाँ पे देखिएगा इस तरह की मोहर हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता में और इसके जो चिन्ह है वो भी एक खास तरह का और ये एक खास लिपि में लिखे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दाईं तरफ दिखाया गया है आपको देखिएगा इसमें, तो उपमहाद्वीप में पाए गए जो ये मोहर है इसमें प्राचीनतम उदाहरण के विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। जो यहाँ पे ये मोहर दिखाई गई है इसको विद्वानों ने पढ़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये लोग ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये लिखा क्या है, ठीक है। और अब देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे दाईं ओर क्या दिखाया गया है, तो ये कुछ खिलौने दिखाए गए हैं, ठीक है, जो कि पक्की मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे। ऐसा माना गया है कि पहले ऐसे ही खिलौने से ये लोग खेला करते होंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या पॉइंट है हमारा, ठीक है, नगर और नए शिल्प, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ऊपर जो पत्थर है बाट, देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया था, किससे, तो चार्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं की तौलने के लिए बनाया गया होगा। और जो मध्य में दिया गया है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो मध्य में दिया गया है मन के, इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से क्या हुआ होता था, बनाए गए थे और पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये हुआ करते थे ऐसे मनके, ठीक है। और जो इधर है इस साइड में दाईं तरफ है, मध्य में दो दाएं पत्थर जो हैं ये इस तरह से देखिएगा आप लोग, ये जो है ये पत्थर के धारदार फलक और नीचे दाईं कढ़ाईदार वस्त्र हैं, ठीक है। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र दिखा इमेज में देखिएगा इस तरह के कढ़ाई जो है वह वस्त्र हुआ करता है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। इस तरह की मूर्ति जो थी वह महत्वपूर्ण व्यक्ति की थी जिसे मिली थी, कहाँ से, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी और इसमें क्या था, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए। देखिएगा आप लोग देख सकते हैं इसमें कढ़ाई की गई, इस तरह के वस्त्र पहना करते थे। अब आगे हम लोग पॉइंट क्या था हमारा, नगर और नए शिल्प, ठीक है। तो आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि ये जो बना था ये सैल पत्थर, ये पत्थर
के बने हुए थे, ठीक है। और ये डिजाइन मनके वगैरह बने हुए थे, ये सोने चांदी के हुआ करते थे। और वस्त्र ये कढ़ाईदार, ठीक है। तो जैसा कि इमेज में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे है तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक हैं, ठीक है। तो सबसे आकर्षक वस्तुएं क्या हैं, तो वह है मनके। मनके कैसे हुआ करते थे, ये है मनके, देखिएगा आप लोग, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ये क्या क्या करते थे, पत्थर की मोहर बनाते थे। क्या करते थे, तो पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार, जो पृष्ठ 25 में देखना, मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। किसके, तो जानवरों के। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे, तो लाल मिट्टी के बर्तन जो थे वे बनाते थे। कौन, तो हड़प्पा के लोग, ठीक है। अब देखिएगा पॉइंट है हमारा कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, ठीक है, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुएं जो हैं वह चिपके हुए मिली हैं। कैसी मिली हुई हैं, तो चिपके हुए मिली हुए हैं। और पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत दे रही हैं। कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो के से क्या मिला है, कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला, फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई संकेत दे रही हैं। और फ्रेंड्स इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है ये विशेषज्ञों ने किया था। और विशेषज्ञ उसे कहते जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ क्या होता है, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। जो कि पृष्ठ 26 पर चित्रों को दिखाया गया है, अभी दिखाएंगे कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। और फ्रेंड्स हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है था, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष हुआ करते थे। अब आपको दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पे फेंस क्या होता था, फेंस के बारे में आपको दिखाते हैं। इमेज देखिएगा यहाँ पे, अब बताते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन के चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन जो है वह बनाए जाते थे। किससे, तो फेंस से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कच्चे माल की खोज में, ठीक है। कच्चे माल की खोज कैसे हुई और क्या है, तो कच्चे माल की खोज में पढ़ते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी या धातु के अयस्क जो है ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल के है। इनमें फिर कई तरह की क्या होती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन जो तांबा है, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात किया करते थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ले जाया करते थे, तो इस तरह का देखिएगा ऐसे इनसे वो थे चीज़ों को ढोया करते थे। इस तरह से कुछ बना लिया था, उसी से वे क्या किया करते थे, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वे ले जाया करते थे। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक और मोहर है, और यहाँ पे एक मोहर सी दिखाई गई है, देखिए आप लोग, ठीक है। और क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है, तो जब आपने पिछला अध्याय पढ़ा था तो वहाँ पे कहीं भी आपको पहिए का जिक्र नहीं मिला था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है। इसी चैप्टर में आपको पहिए का जिक्र मिला है, यहीं पे हड़प्पा सभ्यता में ही पहिए की बात हुई है, ठीक है। और ये जो है ये क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। उससे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हड़प्पा के लोग जो थे वे क्या करते थे, तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं।
तो हड़प्पा के लोग क्या क्या किया करते थे, तांबे का भी आयात किया करते थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसे आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पा के लोग जो थे ये तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, किसका, तो तांबे का आयात कहाँ से होता है, राजस्थान से होता है। और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है। तो ओमान और राजस्थान से आयात किसका होता है, तो तांबे का होता है। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु है टिन, इसका आयात जो है ये आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। कहाँ से, टिन का आयात होता है अफगानिस्तान और ईरान से। और सोने का आयात जो है आधुनिक समय में कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से होता है। तो पत्थर कहाँ से आते हैं, तो गुजरात से। और जो आधुनिक सोना है उसका आयात कहाँ से होता है, तो कर्नाटक से होता है। ईरान और अफगानिस्तान से भी पत्थर का आयात किया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है, तो भोजन कहाँ से आता था नगरों में रहने वालों के लिए, तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो जब खिलौने मिले हैं तो लोगों ने ये अनुमान लगाया है, पुरातत्वविदों ने, कि वह लोग हल भी चलाते होंगे, हल का भी प्रयोग जो है वह करते होंगे। ठीक है, और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्या मिला, खिलौने मिले हैं। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा पॉइंट है क्या है यहाँ पे, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ, ठीक है, पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। और वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ठीक है, इमेज में देखिएगा इस तरह के खिलौने मिले हैं जो कि हल का अनुमान लगाया जाता है इससे। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, पॉइंट है हमारा कि कच्छ के इलाके में खादिर वैद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कहाँ, तो कच्छ के इलाके में खादिर वैद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर जो है ये 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में कुछ खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, और गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। तो लोथल नगर जो है वह कहाँ पे बसा है, तो ये गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरती है कौन सी, साबरमती नदी। ठीक है, ये उपनदी है। ठीक है, इसी के किनारे क्या बसा है, तो लोथल नगर बसा है। तो ये इस थ्योरी में आपको एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें जो थी वह रोकी जाती थी। संभवतः यहाँ पर माल जो है वह चढ़ाया और उतारा जाता था। आप देख सकते हैं ये है लोथल का बंदरगाह। ठीक है, यहीं पे नावें जो थी, नाव आया करती थी, यहीं पे रोकी जाती थी और माल जो था वह उतारा और चढ़ाया जाता था।
और यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी की। ठीक है। तो मोहरों का प्रयोग जो था वह सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। और अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है। इस तरह की मोहर लगाई जाती थी, आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से इमेज लगी हुई होती थी। आगे हमारा पॉइंट है कि सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसका रहस्य क्या है, देखिएगा क्या रहस्य है इसके, जो सभ्यता का अंत हो गया। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर के कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। और फिर क्या था, ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। ठीक है। विद्वान जो है ये पता लगाने की जानकारी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उनको रीज़न नहीं पता है। ठीक है। तो कुछ पता नहीं, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, लेकिन जो पूरी की पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई। तो इसका कारण क्या रहा है, ये अभी तक विद्वान जो है वह नहीं पता लगा पाए। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण ही समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और फ्रेंड्स क्या है, आधुनिक पाकिस्तान जो है कि सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग तो जो थे वह क्या पूर्व और दक्षिण के इलाकों में क्या थे, नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। जो नए नगरों का विकास हुआ वह हम लोग चैप्टर नंबर 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड का यूज हुआ है वह कौन कौन से हैं, तो उपयोगी शब्द हैं जैसे कि नगर था, नगर दुर्ग था, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु और विशेषज्ञ और कच्चा माल, हल, सिंचाई। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया आधुनिक नगर का। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। शाम 8 बजे डेली आपको क्लास मिलती है। ठीक है। और ये NCERT की क्लास 6 की सीरीज़ करवा रहे हैं हिस्ट्री की, जिसका नाम है हमारे अतीत। तो आज हमारा 3rd चैप्टर था। अभी तक हम 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।